हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था, उसके सेंटर पे हम लोगों ने उसके किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कोई पॉइंट दे रखा था। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के यहां सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आपको एक पी पॉइंट दे रखा था। आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। आपने इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं और आप उनको समझना, ताकि मैं यहां पर आपको इन चीजों के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो देखिए, सबसे पहला केस अगर हम यहां पर देखें, दिस इज आवर स्पेशल केस। तो हमारा पहला स्पेशल केस ये है बच्चों कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि अभी हमने इस P पॉइंट पर कैलकुलेट कर ली है और उसकी वैल्यू ये है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट की बजाय, क्योंकि P पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पर है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को P पॉइंट की बजाय यहां इस सेंटर पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कैलकुलेट करो। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये x है ये 0 हो जाएगा, बिकॉज जब हम यहां से वापस चलेंगे तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इन दैट केस आप कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। B इज इक्वल टू यहां पर n इंटू म्यू नॉट इंटू I इंटू 2a अपॉन दिस इज 4 पाई। ये हो गया। आगे बढ़िए, यहां पर अब हम बात करें x की, तो x 0 हो गया, क्योंकि अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर नहीं निकालनी, आपको ओरिजिन पर सेंटर पर निकालनी है। जब आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इन दैट केस आप x को 0 पुट कर देंगे। जब आप x को 0 पुट कर देंगे तो r स्क्वायर की पावर क्या होगी, 3/2। तो लीजिए, दिस इज r स्क्वायर की पावर 3/2। यहां इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज n म्यू नॉट, ये रहा I इंटू 2 इंटू a अपॉन 4 पाई r क्यूब। लीजिए, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपके पास ये क्या बनता है, दिस इज n म्यू नॉट I 2। देखिए a है आपके पास, a को आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर अपॉन, यहां पर आ जाइए 4 पाई r क्यूब। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हुआ, r स्क्वायर से यहां पर r कैंसिल हुआ, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ, तो आपके पास रिजल्ट आया n म्यू नॉट, ये रहा इनटू I, ये रहा अपॉन दिस इज 2r। तो ले लीजिए, आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे आप निकालोगे, दैट विल बी n म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2r। ये आपके पास आ जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया है। अब हम दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करते हैं और आप
उस केस को अब यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका लिंक आपके पिछले चैप्टर से बनेगा। सो अब आप यहां पर इसका सेकंड स्पेशल केस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड स्पेशल केस ये है कि अगर आपको ये कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, कहां पर निकालनी है? देखिए ये आपके पास कॉइल दे रखी है, ये रही, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये इसका सेंटर है, यहां से लेकर ये इसका आर रेडियस है। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर बहुत दूर एक पी पॉइंट दे रखा है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप एक बात समझिए, अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर है तो उस केस में मान लीजिए आपने पी पॉइंट बहुत डिस्टेंस पे, एग्जांपल आपने यहां पर ले लिया, तो यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया x, ये वाला डिस्टेंस है r। इस केस में दिस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो आप कह सकते हैं सेकंड केस में यहां पर इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर जो x है वो r से बहुत बड़ा है, तो उस केस में आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे। x जब r से बहुत बड़ा है तो हम x के कंपैरिजन में r को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आप यहां पर आ जाइए, आप x के कंपैरिजन में r को नेग्लेक्ट कर दीजिए, आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू n म्यू नॉट इंटू I इंटू 2a अपॉन 4 पाई, ये रहा x आप रख ले, यहां पर x का स्क्वायर आपने लिखा और r को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, और 3/2 ये हुआ, इस 2 से ये वाला 2 यहां पर चला गया। अब आपके पास आ गया है n म्यू नॉट I इंटू 2a अपॉन दिस इज 4 पाई, यहां पर आया है x क्यूब, ये वाली वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाती है। अब आप यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और आपको यहां पर अब और कुछ चीजें, छोटी छोटी जो बातें हमें यहां पर एक्सप्लेन करनी है, हम उनके लिए अब यहां पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आप समझ लीजिए इसको, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा, यहां पर 2 ये रहा, n ये वाला है, I ये वाला है और a ये वाला है, अपॉन में यहां पर आया है x क्यूब। तो दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कब है? तब है जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। आप समझिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने यहां निकाली है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर कोई पी पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से बहुत दूर है, वहां आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सियल लाइन पर है। आई रिपीट, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सियल लाइन पर आपको यहां पर दे रखी है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए एक चीज के साथ। याद कीजिए, आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ करता था, यहां पर फर्स्ट चैप्टर के बी पार्ट में ये मैग्नेटिक डाइपोल आप लेते थे इस तरीके से। यहां पर एक चार्ज होता था प्लस क्यू, यहां पर चार्ज होता था माइनस क्यू, यहां पर आप ओरिजिन लेते थे, सेंटर लेते थे, और आप ये वाला डिस्टेंस a था, ये वाला डिस्टेंस a था, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन थी। जब आपको ये स्पेशल केस दे रखा था कि अगर ये P पॉइंट बहुत दूर हो, उस केस में एक्सियल लाइन का स्पेशल केस आप करते थे,
और एक्सियल लाइन का जो स्पेशल केस हमारे पास आता था, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें हम ये रिजल्ट निकालते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर बनेगी, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2p/x³। ये आपके पास यहां पर रिजल्ट आ जाता था। तो अब एक बात देखिए, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सियल लाइन पर ये दे रखी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर ये दे रखी है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक्सियल लाइन पर स्पेशल केस है और वो भी एक्सियल लाइन पर स्पेशल केस है। अब आप देखिए, आप यहां पर क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है μ0/4 पाई, ये इसका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़िए, यहां पर x का क्यूब है, यहां पर भी x का क्यूब है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। अब आप सोच के देखिए, अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहां पर जो ये है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब आप यहां पर आपने इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ कंपेयर किया, ये वाला 2 इस 2 के साथ कंपेयर हुआ, तो यहां पर देखिए ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये P है। इस P को हम नाम देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर इसको नाम दिया जाता है इसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सुनिए, यहां पर दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। और सुनिए, हम इसको m वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये लीजिए, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बनेगा, दिस इज n into I into A, this is the value of magnetic dipole moment। तो सुनिए बच्चों, आप यहां से कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड, पहली बात इसकी डेफिनेशन से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ली है, मतलब आपने अगर यहां पर जो कॉइल ली है, इस कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्योंकि बच्चों, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है, और यहां पर अगर मैग्नेटिक डाइपोल बना है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना है, तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब कहीं पर मैग्नेटिक डाइपोल हो। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मिला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, और मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, तो आप कह सकते हैं कि जो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। आगे चलिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाल लिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या बनी है, दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर होंगे ये उनका प्रोडक्ट है, साथ में ये करंट है और ये एरिया है। तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इन द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था और इसकी डायरेक्शन होती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट अगर आप यहां पर आते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ती है, और इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका है दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो आप देखिए, राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएं तो राइट हैंड थंब रूल में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है बच्चों, ये रूल यूज किया जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है वो आप समझिए। अगर आप यहां पर देखें, इसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब करंट इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप यहां पर इतना कह सकते हैं कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप अपना थंब यहां रखें और राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। Then this thumb will give us the direction of magnetic dipole moment. आप यहां पर देखें, ये फिंगर मैंने करंट की डायरेक्शन के लोग ऐसे घुमाई है तो इनवर्ड डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। आगे चलिए, अगर जो करंट है वो यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लीजिए करंट हमने यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, ये रहा, तो उस केस में जब करंट हमने ऐसे घुमाया तो हमने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया। इन दैट केस दिस थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट कि अगर एक सिंगल करंट कैरिंग कॉइल है, दैट सिंगल करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, और उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इनवर्ड। देखिए यहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। इट वाज गिवन बाय थंब, और थंब जो है वो अंदर की तरफ है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इनवर्ड। यहां पर आप देखें, यहां पर आप कर्ल करेंगे, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउटवर्ड। दिस इज द प्रोसेस, यहां तक आपको इसके अंदर करना है। अब हम इसी टॉपिक का नेक्स्ट, मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर यहां पर देखते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसको आप यहां पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए नाम से पता चलता है दिस लॉ वाज गिवन बाय एम्पियर। अब जिनके नाम पे हमने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को रखा हुआ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एम्पियर्स ने क्या कहा, आप इस बात को समझिए। एम्पियर्स ने यह कहा कि अगर हम यहां पर एक वायर कंसीडर कर ले, ये लीजिए, ये हमारे पास हम लोगों ने एक वायर कंसीडर कर ली है, और दिस इज नेम एज एक्स, दिस इज नेम एज वाई। ये एक्स वाई हमारे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये लीजिए, ये वायर के अंदर यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। आगे चलते हैं, और इस करंट की वजह से चारों तरफ यहां पर इस कॉइल के कह लो या इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर आप समझें तो आप यहां पर मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, ये रही, या वायर है, ये रही, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप एक बात समझिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस डिस्टेंस पे, यहां इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां होगी,
वही वैल्यू पीछे होगी, वही वैल्यू राइट में होगी। तो आप इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के सर्कल बना दीजिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपके पास यहां पर एक सर्कुलर पाथ आ जाता है। तो अब आप समझिए, इस कॉइल की वजह से, इस कॉइल में जो करंट है, उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप इस पॉइंट पर निकालें तो यहां हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। अगर आप इससे छोटा रेडियस ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोर्शन में हर पॉइंट पर सेम होगी। अगर आप बड़ा डिस्टेंस ले लें तो यहां पर भी आपको सर्कल ही बनाना पड़ेगा, तो उन सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मान लो आपने यहां पर एक डिस्टेंस ले लिया r, तो इस r डिस्टेंस को अगर आप लोगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आ जाती है। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बड़ा रेडियस लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आ जाएगी। थोड़ा और बड़ा रेडियस लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आ जाएगी। अब आप सुन लीजिए, यहां हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। यहां पर भी, इस सर्कल में भी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है B1, तो यहां पर होगी दिस इज B2 और यहां पर होगी दिस इज B3। इस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर ली है। आगे चलिए, अब हम यहां एम्पियर्स सर्किट लॉ ने क्या कहा उसमें सुन लीजिए। एम्पियर्स सर्किट लॉ में एम्पियर्स ने यह कहा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कह लो, यहां कह लो या यहां कह लो, इस सर्कल में कहीं पर, इस सर्कल में भी कहीं पर, इस सर्कल में भी कहीं पर आप ले लो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप सर्कुलर पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन कर दें, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ये आपके पास आ जाता है। तो आपको यहां पर स्टेटमेंट मिल गई, क्या है? दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई रिपीट, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन किसी क्लोज पाथ के लिए जो होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो आपने यहां से इसको इस तरीके से लिया है और आगे चलिए क्या है। इट सेज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ magnetic field intensity around any closed path is equal to mu naught times the total current flowing in the circuit। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो समझिए आप इसका प्रूफ आपको किस तरीके से करना है, आप इसके बारे में यहां पर ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए आपने यहां पर एक वायर कंसीडर कर ली, ये रही। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये रहा, ये XY वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज I करंट हमने यहां पर लिया, ये I करंट यहां पर इसमें फ्लो कर रहा है। इस वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस R डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है। ये लीजिए, ये R डिस्टेंस है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप समझ लीजिए, मैंने अभी बताया अगर आप इस R को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दे, तो ये आपके पास यहां पर इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ आ जाएगा। अब आप एक बात समझिए,
इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो आप यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये आपके पास सर्कल आ गया। अब आप यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए। हम लोगों ने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये लीजिए, ये हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है। दिस एलिमेंट हैव लेंथ dl। अब आप एक बात देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए इस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर किस डायरेक्शन में बनेगी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, और दूसरी बात ये बताइए वो कितनी बनेगी। तो सोच के देखिए, आपके पास यहां पर इस पॉइंट पर ये कॉइल दे रखी है या वायर दे रखी है। दिस वायर कंटेन्स करंट, और इस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है। r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां पर आपने देखा जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो फॉर्मूला आपके पास है। दिस इज B इज इक्वल टू, हमारे पास बना म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 पाई r। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। अब हम आगे चलते हैं। सोचिए, ये आपके पास एक कॉइल है या वायर है, इसके अंदर करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। दूसरी बात सुनिए, बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी यहां पर। तो उसके लिए आपको रूल बता रखा है, इट इज लेफ्ट हैंड रूल। उसमें राइट हैंड रूल, उसमें क्या है, आप इस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़े, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपका थंब हो, तो ये जो फिंगर्स यहां पर हैं ये अंदर की तरफ जाएंगी, और अंदर की तरफ जाती हुई फिंगर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ बनेगी। उस अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड रियलिटी में ऐसे बनेगी, बट ऐसे बोर्ड में कैसे दिखाऊं, इसके लिए मैंने यहां पर ये लीजिए, ये बना दिया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सुनिए एक बात, यहां पर आप इसको समझिए, ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां अंदर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। दूसरी बात, आप यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, दैट एलिमेंट हैव लेंथ dl। अब आप ये बताइए, अगर इस एलिमेंट की लेंथ dl है तो इस एलिमेंट की डायरेक्शन कहां होगी। ये एलिमेंट की डायरेक्शन भी, जहां पर आपने एलिमेंट लिया है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एलिमेंट की डायरेक्शन भी अंदर ही होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरफ इस एलिमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन है। तो यू कैन से दैट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड dl इज 0। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर dl वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक काम कीजिए, ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी है और ये जो dl वेक्टर आपके पास है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या बनता है, दिस इज b dl cos ऑफ 0। ये आपके पास यहां पर आ गया। अब आगे चलिए, cos 0 1 होता है तो इट विल बी b इंटू dl। आगे चलिए, अब आप ये बताइए, अगर यहां पर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करने से क्लोज्ड पाथ के लिए अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो बताइए क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन में आपके पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए क्या है, दिस इज, इस b को तो आप बाहर निकाल लो, ये रहा, यहां पर आपने dl लिखा, ये रहा, b की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू
म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ये वाली वैल्यू है। इस dl का इंटीग्रेशन करोगे तो एक बात बताइए, dl तो इस पूरे सर्कल की एक छोटा सा पार्ट था। अगर आप dl का इंटीग्रेशन करोगे तो इस सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस आपके पास आ जाएगी। dl का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल, तो आपके पास यहां पर रिजल्ट आ गया, दिस इज b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। फ्रॉम दिस you can say that this is the proof of Ampere's circuital law। ये Ampere's circuital law का प्रूफ है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन कर दे क्लोज पाथ के लिए, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं Ampere's circuital law के अगर हम इसके एप्लीकेशंस को स्टडी करें तो पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए Ampere's circuital law की पहली एप्लीकेशन क्या है, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर Ampere's circuital law एंड इट सेज मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड due to a long straight conductor। आपके पास एक कंडक्टर दे रखा है, उस कंडक्टर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सोचिए हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कहना चाहिए मुझे, दिस इज लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि यहां पर इस कंडक्टर के अंदर करंट है और इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे सर अगर आपके पास यहां पर कंडक्टर दे रखा हो, कंडक्टर में करंट हो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी हो r डिस्टेंस पे, तो रूल तो आपको पता है, क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई r। आपको वैसे रिजल्ट तो ये आता है, फिर आप इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो? अरे भाई आप ये देखो ना, ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था किसकी मदद से? ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से। अब हम यहां पर इसी रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ Ampere's circuital law। तो देखिए Ampere's circuital law में हम लोगों को यही रिजल्ट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे उसको सुनिए। देखिए क्या है, आप लोग यहां पर एक कंडक्टर ले लें, ये आपने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ये x है, ये y है, ये करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। यू कैन से दैट इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो करंट है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है। तो चलिए ठीक है, r डिस्टेंस को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो लीजिए हमने r रेडियस को मान के यहां पर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास यहां पर सर्कल आ गया है। अब आप ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर सोचिए कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और डायरेक्शन मेरे पास आती है, रूल पता है, कंडक्टर को हाथ में पकड़े, जिस तरफ करंट है उस तरफ आपका थंब होगा। यहां पर फिंगर अंदर की तरफ जा रही है तो इनवर्ड डायरेक्शन है। फिंगर अगर इधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर फिंगर आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड ही होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आपने यहां पर डायरेक्शन ली, दिस इज आउट सॉरी इनवर्ड। आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ली, वो इनवर्ड है।
इस साइड में कहीं पर निकालोगे तो वो आउटवर्ड होगी। अब आप एक छोटा सा करंट एलिमेंट भी यहां पर कंसीडर कर लो। ये आपने करंट एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर करंट है, ये रहा। इट कंटेन्स यहां पर इसके अंदर जो dl इसकी लेंथ आपने ली है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही। अब आप एक बात बता दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, छोटा सा एलिमेंट ये रहा। एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है भाई? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ एलिमेंट की भी डायरेक्शन है। अब हम यहां से एक चीज देखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, बताइए B वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या होगा, तो आप लिखेंगे दिस इज B dl cos ऑफ 0। यहां से लिखेंगे B इंटू dl। चलिए क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये रहा। यहां पर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये रहा। आगे चलिए, B आपके पास यहां है, dl आपके पास ये रहा। तो अब आप बताइए आपके पास क्या रिजल्ट बना? दिस इज B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज B इंटू 2 पाई r। बिकॉज इस dl का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस आपको मिल जाएगी। इट इज नेम एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अगर हम एम्पियर्स लॉ की बात करें तो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से बताइए क्या है। उस हिसाब से देखें तो आपको पता है दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो रिजल्ट होता है म्यू नॉट इनटू आई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप देखिए, यहां पर आप कह सकते हैं दैट B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। नाउ B is equal to mu naught into I upon 2 pi r। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। ये जो आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। यही रिजल्ट हम लोगों ने वहां बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से भी निकाला था और यही रिजल्ट अब हम यहां एम्पियर्स सर्किटल लॉ की मदद से भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है। इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशंस डिस्कस करवा दूंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।